बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ पढ़ने जा रहा हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी। मेरे लिए खुद भी नया था, मैंने बहुत कोशिश किया। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एक तो सिलेबस नया है, बाकी चीज़ें भी नई हैं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर आप लोगों अगर अच्छा रहा तो ठीक है, फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही करेंगे सारे यूनिट का, सारे मॉड्यूल का। अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो मॉड्यूल 1 हमारा रिसर्च बेसिक्स है, और उसमें यूनिट 1 हमारा जो था वो था ओवरव्यू ऑफ रिसर्च प्रोसेस एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो मैं उस पर कुछ कंटेंट लेके आ रहा हूँ। मुझे तो अच्छा लगा ये। वैसे अब आप लोग जैसा भी हो रिस्पॉन्स करना, पता चलेगा मुझे भी, और भी कुछ ऐड हो तो वो ऐड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ रिसर्च प्रोसेस है ना। रिसर्च का प्रोसीजर क्या रहता है उसका एक ओवरव्यू हम देखने जा रहे हैं मेडिसिन में। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है यूनानी मेडिसिन और इतना, ये हमारा हेडिंग ही यही था, ओवरव्यू ऑफ रिसर्च प्रोसेस एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो उसके बेसिस पे हम ये कर रहे हैं। तो रिसर्च प्रोसेस में एक्चुअली में ये स्टेप्स हमें बताएंगे यहाँ पे नीचे। अभी हम नीचे जाएंगे तो रिसर्च प्रोसेस इन मेडिसिन इन्वॉल्व ए सिस्टेमिक अप्रोच टू जनरेट, इवेलुएट एंड अप्लाई नॉलेज टू इम्प्रूव हेल्थ केयर। सिस्टेमिक अप्रोच है हमारा रिसर्च प्रोसेस। 3 चीज़ करते हैं हम इसमें, जनरेट करते हैं, इवेलुएट करते हैं एंड अप्लाई करते हैं। ठीक है, अपने सिस्टेमिक अप्रोच को टू इम्प्रूव हेल्थ केयर। इसको हम टिपिकली इनटू फॉलोइंग स्टेजेस में, हम नीचे स्टेजेस देख रहे हैं जो भी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं जब हम रिसर्च करना होता है, तो सबसे पहले हम एक फॉर्मुलेट करते हैं एक रिसर्च क्वेश्चन को, है ना। एक हमारा टाइटल होता है, ठीक है, कि हम इस चीज़ पे करने जा रहे हैं कुछ काम। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब हम रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जैसे हम जब भी हम करें ऐसा, तो डिफाइन ए क्लियर, फोकस्ड एंड आंसरेबल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनाते हैं हम, ठीक है, जो कि क्लियर होता है, फोकस्ड होता है एंड आंसरेबल होता है। ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसा आसमान तारे और चांद तोड़ने की बात कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं करते। एक आंसरेबल क्वेश्चन का हम बनाते हैं रिसर्च क्वेश्चन। दूसरा, टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। एनालिटिकल हो सकता है, वाई इज़ इट हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। या इंटरवेंशनल हो सकता है, ठीक है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन। तो इस तरह का हमारा टाइप्स होता है रिसर्च क्वेश्चन का। फिर हम उसका फ्रेमवर्क देखते हैं, यूज़ फ्रेमवर्क लाइक पीको। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन कौन सा आप लेंगे, इंटरवेंशन किस तरह का करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, आउटकम्स उसके क्या आ रहे हैं। ठीक है, क्या आपका एक्सपेक्टेशन है, ये सब हम फ्रेमवर्क में देखते हैं। ये सब हमारा रिसर्च क्वेश्चन में आ जाता। ठीक है, फॉर क्लिनिकल क्वेश्चंस। सेकंड काम हम क्या करते हैं, अब हमारा रिसर्च क्वेश्चन बन गया कि हमको इस चीज़ पे रिसर्च करना है। कल जब सर पढ़ा रहे थे तो लास्ट में उनका जो स्लाइड था उस पर बहुत सारे रिसर्च क्वेश्चन उन्होंने टाइटल बता रखे थे। ठीक है, दूसरा, कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू। दूसरा काम हम करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू करते हैं। क्या पर्पस है लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं, एसेस एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड आइडेंटिफाई गैप्स एंड अवॉइड डुप्लीकेशन। 3 चीज़ मेन है, 3 पर्पस मेन है। अभी हमारे पास क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस क्वेश्चन के बारे में जो हमने बनाया, और कितना गैप है ना। जैसे कि मैम बता रही थी कि जब अभी रिसर्च जो हुआ है हमारे, सिर्फ और सिर्फ 8 दवाइयाँ पेटेंट हुई हैं NRCCRM के इतने लंबे करियर में। तो रिसर्च गैप फिर बहुत बड़ा है ना इस हिसाब से। तो अभी हमें देखना है जो टॉपिक हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस पर रिसर्च गैप कितना ज़्यादा है, किस तरह का रिसर्च गैप है, क्या काम बाकी है, क्या होना चाहिए वो। एंड एक और पर्पस होता है कि हम डुप्लीकेशन नहीं करें, है ना। जो काम हो चुका है उस पर हमें कुछ नहीं करने का। ठीक है, फिर हम लिटरेचर रिव्यू के लिए क्या क्या सोर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पबमेड यूज़ कर सकते हैं, कॉकरेन लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, क्लिनिकल गाइडलाइंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपने हिजामा का SOP है। ठीक है, एंड अदर डेटाबेसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपना लिटरेचर जाके लाइब्रेरी में देख ही सकते हैं। टूल्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कुछ टूल्स के नाम यहाँ दे रखे, सिस्टमेटिक रिव्यूज़, मेटा एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस एंड नैरेटिव समरीज वगैरह हम देख सकते हैं। ठीक, नंबर 3 क्या करेंगे हम, डिज़ाइनिंग द स्टडी। अब हम अपने स्टडी को डिज़ाइन करेंगे। बोले तो स्टडी टाइप किस तरह का होगा हमारा, ऑब्जर्वेशनल होगा। ऑब्जर्वेशनल में भी क्या, कोहोर्ट होगा, केस कंट्रोल होगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होगा। अभी आपको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, इस जस्ट एक ओवरव्यू है।
ठीक है। इसलिए सब कुछ ना समझ में आए कोई बात नहीं, ओवरव्यू समझ में आ जाना चाहिए कि रिसर्च प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है, मुझे भी इतना ही समझ में आया अभी तक। ठीक है, उसके बाद है इंटरवेंशनल, है ना। हम क्या इंटरवेंशन करेंगे, आरसीटी मोस्ट कॉमनली हम लोग करते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ठीक, फिर जो स्टडी टाइप होगी हमारी वो क्वालिटेटिव होगी, है ना। क्वालिटेटिव में क्या हो सकती है, इंटरव्यूज़ और फोकस ग्रुप फॉर सब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, फिर वेरिएबल्स क्या होंगे हमारे, वेरिएबल्स हैं तो डिफ़ाइन करेंगे उसको हम, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स है। अभी हम वाइस टाइप्स में वेरिएबल्स पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं। हमारा सैम्पल साइज़ क्या होगा, सैम्पल साइज़ एंड पॉपुलेशन। ठीक है, इंश्योर रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड स्टैटिस्टिकल पावर। ठीक है, हम तो स्टैटिक्स को अच्छे से यूज़ करना है हमें सैम्पल साइज़ में एंड पॉपुलेशन में, साथ में रिप्रेजेंटेटिवनेस हमें अच्छे से देना है, जैसे मेल फीमेल का रेशियो हमें बैलेंस में रखना है। ठीक है, एज ग्रुप हम किस पे कर रहे हैं वो भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा सैम्पल साइज एंड पॉपुलेशन में आता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिवनेस होना चाहिए उसमें। चौथा काम क्या करते हैं हम, है ना, चौथा काम हम डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन में क्या है भाई, हम किस मेथड से कर रहे हैं वो हमें बताना होगा। सर्वे कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पेशेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह में हम क्या कर रहे हैं, है ना, वो हमें बताना होगा। साथ में हम टूल्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चनायर होते हैं, जैसे अर्थराइटिस काम कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल क्वेश्चनायर होता है ना। उस इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या टूल यूज़ कर रहे हैं वो देखना है। और कुछ वेरिएबल डिवाइसेस हैं, जैसे कुछ बेल्ट वगैरह लगाते हैं तो उसका भी हमें देखना है। ठीक है, तो हमें मेथड बताना है, टूल्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो बताना है। एथिक्स बहुत ज़रूरी चीज़ है डेटा कलेक्शन में। ऑप्टेन इंस्टीट्यूशनल बोर्ड रिव्यू बोर्ड IRB से अप्रूवल एंड इन्फॉर्म कंसेंट ज़रूरी होता है जब हम रिसर्च करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, पाँचवा काम क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस। डेटा कलेक्ट हो गया, अब उसका एनालिसिस भी तो ज़रूरी है ना, तो पाँचवा काम हम डेटा एनालिसिस करते हैं। अब ये दो तरह का हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप क्वांटिटेटिव कर रहे हैं तो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, यूज़ स्टैटिकल मेथड टू असेस सिग्निफिकेंस, कोरिलेशन एंड काउजेशन। तीनों चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, क्वालिटेटिव कर रहे हैं तो थीमेटिक एनालिसिस कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वांटिटेटिव में हमको न्यूमेरिकल डेटा देना होगा, स्टैटिकल मेथड्स यूज़ करना होंगे। ठीक, क्वालिटेटिव में आप थीमेटिक एनालिसिस कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई पैटर्न और थीम्स। ठीक है, क्या पैटर्न चल रहा है, मतलब क्वालिटेटिव में आप कोई डेटा देने, मतलब आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं, बस आप एक एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एनालिसिस के लिए आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करेंगे, SPSS, R, पाइथन और NVivo, ये सब हमें सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, कैसे यूज़ करते क्या करते हैं। छठा काम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूज़न। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, डेटा एनालिसिस भी हो गया, अब हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, और कंक्लूड करेंगे। ठीक, जैसे हमारा की फाइंडिंग क्या रहा, जो भी हमारा रिसर्च का टॉपिक था, रिसर्च का रिलेट टू द रिसर्च क्वेश्चन, आप अपने रिसर्च क्वेश्चन से रिलेट करिए कि आपने क्या सोचा था, की फाइंडिंग्स आपका क्या क्या रहा, और स्ट्रेंथ आपने क्या क्या उसमें हासिल किया, एंड कहाँ आप लेक कर गए, है ना, कितना हद तक आपका जो सोचना था, जो हाइपोथेसिस थी वो सही साबित हुआ, जो रिसर्च क्वेश्चन था उस पर आप लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, एक्नॉलेज बायसेस, सैम्पल साइज इशूज़, है ना, जनरलाइजेबिलिटी, ये सब आप अच्छे से वहाँ पर बताइए। ठीक, अभी सब हम एक एक करके फिर से अभी आगे देखना ही है, अभी ये सिर्फ ओवरव्यू है। ठीक है, फिर इम्प्लीकेशंस में क्या करना होता है कि सजेस्ट करना होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, है ना, रिसर्च करके जेब में नहीं रखने का। ठीक है, झोला में नहीं रखने का आपने, बल्कि वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वहाँ के जो भी फिजिशियंस है उसको यूज़ करने चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप कहीं लेक कर रहे हैं तो वहाँ पे ये भी लिखना होता है एरिया फॉर फर्दर रिसर्च, कि इसमें और भी रिसर्च की ज़रूरत है। जैसे कि सैम्पल साइज़ थोड़ा कम है, उसको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि सैम्पल साइज़ बढ़ाइए, है ना, और बड़े स्केल पे होना चाहिए या और वैलिडेशन होना चाहिए, तो वो आपको इम्प्लीकेशन में बताना होता है। ठीक, नंबर 7 में आप क्या करते हैं, डिससेमिनेशन ऑफ फाइंडिंग। भाई रिसर्च तो कर लिया, लेकिन प्रचार प्रसार भी तो ज़रूरी है ना। अच्छे रिज़ल्ट हैं, ख़राब रिज़ल्ट हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव आपका एस्पेक्ट रहा, जो भी रहा, आपको उसको पब्लिकेशंस पर देना है। ठीक है, पीयर रिव्यू जर्नल्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, मेडिकल ब्लॉग्स होता है, वहाँ आपको पब्लिक में पहुँचाना है उसको। उसके बाद
क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेट रिजल्ट इनटू गाइडलाइंस एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। जो भी रिजल्ट हुआ उसको आप गाइडलाइंस में लेके आइए, इंटीग्रेट करिए उसको, क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाइए उसको, ठीक है। और एक और है पॉलिसी एडवोकेसी, यानी कि ऑलवेज सपोर्ट एविडेंस बेस्ड हेल्थ पॉलिसीज़ को आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो हमें इसमें था वो था एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ये हमारा रिसर्च प्रोसेस था जो अभी तक हम लोग देखे। अब देखने जा रहे हैं हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ठीक है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इंटीग्रेट क्लिनिकल एक्सपर्टीज, पेशेंट वैल्यू एंड द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस टू मेक हेल्थ केयर डिसीजन। एविडेंस मेडिसिन में क्या होता है, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ को, पेशेंट वैल्यूज़ को एंड बेस्ट अवेलेबल एविडेंस जो हमारे पास है, ठीक है, जो बेस्ट अवेलेबल हमारे पास एविडेंस है उसको हम हेल्थ केयर डिसीजन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में क्या प्रोसेस होता है, तो आप आस्क कर सकते हैं फॉर्मुलेट ए क्लियर क्वेश्चन यूजिंग फ्रेमवर्क लाइक पिको, जो ऊपर हमने बताया। आप एक्वायर कर सकते हैं सर्च फॉर हाई क्वालिटी एविडेंस, है ना, सिस्टमेटिक रिव्यू, है ना, आरसीटी वगैरह के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत कॉमन ये अप्रेज, क्रिटिकली आप इवेलुएट कर सकते हैं एविडेंस ऑफ वैलिडिटी को, रिलेवेंस को एंड एप्लीकेबिलिटी को, है ना, कोई पेपर पब्लिश हुआ आपको क्रिटिकली अप्रेज कर सकते हैं उसको। और अप्लाई, इंटीग्रेट एविडेंस विथ क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट प्रेफरेंसेस। एसेस, इवेलुएट आउटकम एंड रिफाइन द अप्रोच, ठीक है। लेवल ऑफ एविडेंस अगर देखें तो ये 5 लेवल ऑफ एविडेंस है। लेवल 1 सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस ऑफ आरसीटी, जो भी आपने रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया उसका आप सिस्टमेटिक रिव्यू करें एंड मेटा एनालिसिस करें, ठीक है। हर बात नहीं समझ में आएगी, अभी बाद में समझ में आएगी, अभी आप रिव्यू कर रहे हैं सिर्फ, ठीक। सिंगल आरसीटी और कोहोर्ट स्टडी आप कर सकते हैं लेवल 2 के लिए, ठीक है। लेवल 3 एविडेंस देखें अगर तो केस कंट्रोल स्टडीज़ होती, ठीक है। लेवल 4 देखें तो केस सीरीज़ एंड रिपोर्ट्स होता। लेवल 5 देखें तो एक्सपर्ट ओपिनियन एंड लेबोरेटरी रिसर्च होता, ठीक। इसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होना चाहिए, तो 3 चीज़ आपको याद रखना है। पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए आपका एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ठीक है। साथ में क्रिटिकल अप्रेजल होना चाहिए, ठीक। और तीसरा लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। 3 मेन प्रिंसिपल होते हैं ईबीएम के, बोले तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ईबीएम क्या होगा, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, है ना, पेशेंट पे अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, एक तो मेन इंपॉर्टेंस यही है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का। दूसरा क्या है, ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, है ना, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को आप ऑप्टिमाइज़ करिए, है ना, बेहतर से बेहतर यूज़ करिए, है ना, वेस्ट मत करिए। रिड्यूस प्रैक्टिस वेरिएबिलिटी एंड मेडिकल एरर, जब आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं तो इससे जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत कम होती है, एक ही चीज़ के लिए कोई कुछ और दे रहा, कोई कुछ और दे रहा, कोई कुछ और दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेडिकल एरर्स भी इससे कम होते हैं, ठीक। इन्हेंसेस क्लिनिशियन कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग, अब जैसे हमारे पास कोई चीज़ है जिसका एविडेंस हमें मौजूद है ना, जैसे कि हम आर्थराइटिस में सुरंजान यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कॉल्चिसिन है, ठीक है, या अभी दवा कुरकुम की बात चल रही थी, है ना, कल उस प्रोग्राम में, तो वो कैंसर पे इफेक्टिव हो रहा, कल डायरेक्टर जनरल सर बता रहे थे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है भाई, हमारे को जब हमें मॉडर्न पैरामीटर पे हमारी चीज़ें टेस्टेड हो गई, हमें एविडेंस आ गया, उसका एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हो गया हमारा, तो अब हमें ऑब्वियस सी बात है डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस रहेगा, है ना, तो ये क्लिनिशियन का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। टुगेदर द रिसर्च प्रोसेस एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंश्योर हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस आर साइंटिफिकली साउंड एंड पेशेंट फोकस। कंक्लूज़न यही है कि जो रिसर्च प्रोसेस है एंड जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है ये इंश्योर करता है हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस में जो है साइंटिफिकली हमारी चीज़ें जो है जो फोकस्ड हों एंड पेशेंट फोकस्ड हो, साइंटिफिकली प्रूवन हो एंड पेशेंट फोकस्ड हो। तो यही था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह समझ में आया होगा, मुझे भी बहुत कुछ समझ में आया। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा मुझे बताना, फिर जैसा भी होगा फिर हम होगा तो आगे रिकॉर्ड करेंगे आगे का भी, अदरवाइज़ यहीं पे क्लोज़ कर देंगे इस सेशन को। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।